नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहने वाला है बायोलॉजी का, और बायोलॉजी के 25 एमसीक्यू यहाँ डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। और ये सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों एनसीईआरटी पर आधारित होंगे। किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, एक बार से सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, यहाँ पे फटाफट से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों, तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, है ना, फटाफट से। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रोटिस्टा जगत में रखते हैं। क्लियर? जीवों का वर्गीकरण दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कितने जगत में किया गया है? 5 जगत में किया गया है, और इसका वर्गीकरण किसने किया था? आर.एच. व्हिटेकर ने किया था। क्लियर? कब किया था? 1969 में किया था। और इनके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। वे जीव जगत कौन कौन है? मोनीरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। क्लियर? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? यूकैरियोटिक जीव आते हैं। और यूकैरियोटिक जीव यदि आपसे पूछ ले किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जिसमें केंद्रक उपस्थित रहता है उसे यूकैरियोटिक जीव कहा जाता है। प्रोटिस्टा कोशिकाओं में केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है, और इन्हीं जीवों को क्या कहा जाता है? प्रोटिस्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है, कहाँ जमा रहता है? जाइलम उत्तक पर, फ्लोएम पर, वलकुट पर, इनमें से कोई नहीं। लिग्निन नामक पदार्थ दोस्तों आपको यहाँ पर आंसर करना है कहाँ पर जमा रहता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जाइलम उत्तक पर जमा रहता है। क्लियर? लिग्निन कैसा पदार्थ है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो अधिकांश पौधों के उत्तकों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? उत्तकों में पाया जाता है। और लिग्निन क्या करता है दोस्तों? लकड़ी के कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, क्योंकि वे क्या करते हैं? कठोरता प्रदान करते हैं और आसानी से सड़ते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ संवहन उत्तक की बात कर लेते हैं। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होता है, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। जाइलम उत्तक का क्या कार्य है? संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक, शैवाल, हरित सब्जी, पशु का मांस। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कवक होता है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवक के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। और दोस्तों इसी प्रकार का एक शब्द आता है फाइकोलॉजी। यदि आपसे पूछ ले कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। कवक क्या है? एक प्रकार का जीव है जो अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। इस वर्ग के सदस्य पर्णहरित रहित होते हैं, यानी कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और इनका शरीर कैसा होता है? सुकाय होता है। सुकाय का मतलब क्या होता है? इनके जड़, तना और पत्तियां विभाजित नहीं होती है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ता है? वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया कैसे पादप होते हैं? कीटहारी पादप होते हैं, और इनमें एक संरचना पाई जाती है ब्लैडर, और इसी ब्लैडर के माध्यम से कीटों को पकड़ते हैं। कीटहारी पौधों की बात कर लेते, इसकी कुल कितनी जातियां पाई जाती है? लगभग 400 जातियां पाई जाती हैं,
जिसमें 30 जो है भारत में पाई जाती हैं। ये कहाँ पर पनपते हैं? तो ये ऐसे स्थानों पर पनपते हैं जहाँ नाइट्रोजन का अभाव रहता है और नाइट्रोजन के लिए ही ये पौधे निकट आने वाले कीड़ों को क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। पेंगुइन पक्षी पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में या अंटार्कटिका में। पेंगुइन पक्षी कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अंटार्कटिका में पाया जाता है। पेंगुइन कैसा पक्षी है? जलीय समूह का पक्षी है और उड़ने में असमर्थ होता है, और उड़ने में असमर्थ रहने वाला सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। किस गोलार्ध में है? ये दक्षिणी गोलार्ध में, अंटार्कटिका में रहता है, विशेष रूप से अंटार्कटिका में। क्लियर? काले और सफ़ेद रंग का होता है और किस संघ में आता है? संघ कार्डेटा में आता है। पेंगुइन आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इस तरह का दिखाई देगा आपको पेंगुइन अंटार्कटिका में। काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है दोस्तों, काफ़ी प्यारा दिखाई दे रहा है ना। पेंगुइन काफ़ी प्यारा होता भी है। वाह वाह, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन है? क्या कहता है दोस्तों? 6 नंबर सवाल क्या कहता है? हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फास्फोरस। फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है, इसका संकेत P होता है, परमाणु संख्या 15। जंतु और पौधे के लिए एक अनिवार्य तत्व है। पशु की हड्डियों में ये कितना प्रतिशत रहता है? 56% कैल्शियम फास्फेट के रूप में रहता है। इसकी खोज किसने की थी? हेनिंग ब्रांड ने की थी। कब की थी? 1669 में की थी। क्वेश्चन नंबर 7 श्वसन केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? श्वसन केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडुला में स्थित होता है। दोस्तों आइए मस्तिष्क को काफ़ी डिटेल से देखते हैं। तो संरचनात्मक रूप से यदि देखा जाए तो मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। सेरेब्रम और डायनसिफलोन जो है किसके भाग होते हैं? अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। और डायनसिफलोन के भी 2 भाग होते हैं। ठीक है। कौन कौन? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्लियर? यहाँ पर क्लियर है ना? चलिए दोस्तों, मध्य भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अग्रभाग का चित्र है यहाँ पे। और मध्य भाग आपको ये व्हाइट वाला जो दिख रहा होगा मस्तिष्क का मध्य भाग है। ठीक है। और इसके भी 2 भाग होते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेंडिकल। यहाँ तक क्लियर है ना? पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क किसके भाग होते हैं? पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पश्च मस्तिष्क के भाग है। इसमें कौन कौन आता है? पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। ठीक है। अनुमस्तिष्क यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अनुमस्तिष्क का भाग है। दोस्तों मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मस्तिष्क स्तंभ का निर्माण करते हैं। दोस्तों इस सभी के अपने अपने कार्य होते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 कीवी पक्षी कहाँ पर पाया जाता है? काफ़ी आसान सा सवाल है दोस्तों। कीवी पक्षी कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। किस संघ में आता है? संघ कार्डेटा में आ जाता है। और यह सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ के अलावा और कहीं की जलवायु इनके अनुकूल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। कौन था? पेकिंग मानव, जावा कपी मानव, निएंडरथल, क्रो मैग्नोन।
अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव कौन था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जावा कपी मानव। जावा मानव की खोज किसने की थी? डुबाइस ने की थी। कहाँ पर खोज की थी? जावा द्वीप में खोज की थी, एक नदी के रेत में खोज की थी। और इसकी क्या मिला है? इसकी खोपड़ी का ऊपरी भाग का दांत और जांग की हड्डी मिली है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से बी विटामिन का नाम सही सुमेलित कौन कौन है? विटामिन B12 राइबोफ्लोविन बिल्कुल सही सुमेलित है। B3 यहाँ पर रियासिन नहीं होगा दोस्तों, नियासिन होगा। क्या होगा? नियासिन, नियासिन। ये भी सही सुमेलित है। B7 बायोटिन सही सुमेलित है और B12 साइनोकोबालामिन ये भी सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी यहाँ पर सुमेलित है। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम यदि आपसे पूछ ले क्या है? रेटिनोल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल। विटामिन के फिलोक्विनोन। दोस्तों विटामिन बी के तहत कुल कितने विटामिन आते हैं? कुल 8 विटामिन आते हैं। B1 से लेके 12 तक होते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना बातें? चलिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन, B3 पैंटोथिनिक, B5 नियासिन, B6 पायरेडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड और B12 को क्या कहा जाता है? साइनोकोबालामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अपघटक की होती है। खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर कौन होते हैं? उत्पादक, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, इसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, इसके बाद अपघटक। और इसमें सबसे ज़्यादा अपघटक यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं। क्लियर? उत्पादक में आपको देखने को मिलेंगे पौधे, ठीक है। और प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी जंतु, शाकाहारी। और द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी जंतु, मांसाहारी। और अपघटक जो तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा किसकी संख्या देखने को मिलती है? अपघटक की देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज फेंड्रोगैम्स के अंतर्गत करते हैं। फेंड्रोगैम्स क्या है? वे पादप है जो बीज पैदा करते हैं, ठीक है। और इसके 2 बड़े वर्ग हैं, कौन कौन? अनावृतबीजी और आवृतबीजी। अनावृतबीजी कौन से पौधे होते हैं? उन पौधों को इसमें रखा जाता है जिनके बीज में आवरण नहीं होता है, ठीक है। यानी कि बीज क्या होता है? खुला रहता है। और ये पौधे मुख्य रूप से सदाबहार वनों और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म उन पौधों को कहा जाता है जिनके बीजों में आवरण होता है, क्योंकि इनमें पूर्ण विकसित पुष्प पाए जाते हैं। अब तक एंजियोस्पर्म की लगभग 2,50,000 जातियों की खोज हो चुकी है और ये पृथ्वी के सबसे अधिक विकसित पादप माने जाते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा फल है? अदरक, आलू, गाजर, भिंडी। तो फल इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज भिंडी। भिंडी का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? एबल मोस्कस एस्कुलेंट्स भिंडी का रासायनिक नाम होता है। दोस्तों 32.22 डिग्री सेल्सियस भिंडी के बीज के अंकुरण के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? पौधों की जड़ों का कार्य क्या नहीं है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। दोस्तों हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं दोस्तों? तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा, ठीक है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल या कह लीजिए पर्णहरित की उपस्थिति में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा क्या किसका निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों?
प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक होते हैं। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है और इसके संगठन में कौन कौन से भाग लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें इन तत्वों के अतिरिक्त आपको देखने को मिलेगा गंधक, जस्ता, तांबा और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, इन्वर्टेज एंजाइम किस में बदलता है। इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को किस में बदलता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। इन्वर्टेज क्या है, एक एंजाइम है जो सुक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में बदल देता है। प्रयोगशाला में इसे कैसे बनाया जाता है दोस्तों, प्रयोगशाला में फ्रुक्टोज को शर्करा से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के जल अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे क्लियर है ना, आप समीकरण देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सोडियम आवश्यक है। सोडियम एक रासायनिक तत्व है और आवर्त सारणी के प्रथम समूह का तीसरा तत्व है और इस समूह में सभी क्षार धातुएं होती हैं। परमाणु संख्या कितनी होती है, 11, न्यूट्रॉन की संख्या 12 और परमाणु द्रव्यमान कितनी होती है, 23 होती है। और आप जानते हैं दोस्तों कि परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ परमाणु संख्या कितनी है, 11 और न्यूट्रॉन की संख्या 12, तो द्रव्यमान कितना होगा, 23। क्वेश्चन नंबर 18, अश्रु या लैक्रिमल ग्रंथि मनुष्य में कब सक्रिय होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जन्म के 4 महीने बाद। दोस्तों लैक्रिमल ग्रंथि क्या करती है, आंसू पैदा करती है, ठीक है, और यह किसके स्रावित होती है, लैक्रिमल नालिकाओं द्वारा स्रावित होती है। दोस्तों यहाँ पर चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर ए क्या है, लैक्रिमल ग्लैंड है, ठीक है, और आंसू निकलने के काम दोस्तों यहीं से होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा है लैक्रिमल डक्ट, और इसी के द्वारा यहाँ से आंसू इस रास्ते से आपको यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर आपको एक पॉइंट देखने को मिल जाता है बी और ई, ठीक है। तो बी और ई क्या है, लैक्रिमल पंक्टम, ऊपर वाले को सुपीरियर लैक्रिमल पंक्टम और नीचे वालों को अवर लैक्रिमल पंक्टम कहा जाता है। और इसी के द्वारा आंसू इस नाली से गुजरता है और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, सुपीरियर लैक्रिमल कैनाल कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है ना। इसके बाद आंसू कहाँ आती है, इसमें आपको देखने को मिलती है, इस ग्रंथि में आपको देखने को मिलती है, जिसे क्या कहा जाता है, लैक्रिमल सैक कहा जाता है, ठीक है। और अंतिम रूप से नासो लैक्रिमल कैनाल द्वारा या नाक में चला जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, जीभ के किस भाग द्वारा खट्टे स्वाद का एहसास किया जाता है। किसके द्वारा एहसास किया जाता है, यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पार्श्व भाग के द्वारा। दोस्तों जीभ का आगे भाग, ठीक है, आपको कैसा स्वाद देता है, स्वीट यानी मीठा स्वाद देता है। पिछला भाग कैसा स्वाद देगा, कड़वा स्वाद देगा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ वीटर स्वाद देगा। और पछिए भाग कैसा स्वाद देगा, ये बीच वाला भाग कैसा स्वाद देगा, तो खट्टा देगा, सौर देगा, ठीक है, और सॉल्टी देगा, नमकीन देगा। क्लियर हो गई ना बातें। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, भोजन के साथ शरीर में पहुंचने वाले रोगाणु कैसे नष्ट किए जाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता,
हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज HCl द्वारा मारकर। HCl क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन का यौगिक है और ये मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? जठर रस में पाया जाता है। और कौन सी क्रिया में सहायक होती है? पाचन क्रिया में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति के लाल रुधिर कणिकाओं में एंटीजन A और B है तो इसके सीरम में क्या होंगे? क्या होंगे? यदि किसी व्यक्ति के लाल रुधिर कणिकाओं में एंटीजन A और B है तो इसके सीरम में क्या होंगे? एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी B, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB और O। इसमें एंटीजन क्या होते हैं? A, B, AB और O समूह वाले रक्त में कोई भी एंटीजन यहाँ पर नहीं पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है ना? एंटीबॉडी की बात कर लेते हैं तो जिसमें A प्रतिजन पाया जाता है उसमें एंटीबॉडी क्या होते हैं? B होते हैं। और जिसमें B प्रतिजन होते हैं उसमें एंटीबॉडी A होते हैं। क्लियर? और जिसमें A और B एंटीजन होते हैं उनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, जो कि प्रश्न में भी था। क्लियर? और जिसमें एंटीबॉडी A और B पाया जाता है उसमें दोस्तों याद कर लीजिएगा कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है, या यूं कह लीजिए कि जिसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है उसमें एंटीबॉडी A और B दोनों पाया जाता है। सारी बातें क्लियर हो गई ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों पिता A रुधिर वर्ग वाला हो और माता B रुधिर वर्ग वाली हो तो संतानें कौन से वर्गों की होंगी? केवल AB, चारों, केवल A, केवल O। दोस्तों यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से यहाँ आंसर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। चारों वर्ग की संतानें यहाँ पर जन्म लेंगी यदि पिता A वर्ग रुधिर वाला हो और माता B रुधिर वर्ग वाली हो। दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जब ब्लड ग्रुप A और B शामिल होते हैं तो संतति जो पैदा लेती है वो किसी भी ग्रुप का हो सकता है। A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है और O हो सकता है। ठीक है, और बाकी दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में या श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ल्यूकेमिया में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। दोस्तों ल्यूकेमिया किसे कहा जाता है? तो रक्त कैंसर को ही ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है और यह रक्त और अस्थि मज्जा से संबंधित होती है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है, लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं और तीसरा प्लेटलेट्स। और ल्यूकेमिया किससे संबंधित है? WBC से संबंधित है, व्हाइट ब्लड सेल्स से संबंधित है। जब सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के DNA को क्षति पहुंचती है तो इसे ही ल्यूकेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 24। अनार में खाया जाने वाला भाग कौन है? अनार में खाया जाने वाला भाग कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बीज का रसदार बायचोल खाया जाता है। दोस्तों अनार के कौन से भाग खाए जाते हैं? बीज का रसदार बायचोल खाया जाता है। यदि आपसे पूछ ले लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? मांसल एरियल खाया जाता है। सिंघाड़ा जो कि पानी में होता है, ठीक है, उसके क्या खाया जाता है? बीज पत्र खाए जाते हैं। सेब का मांसल पुष्पासन और नाशपाती का भी मांसल पुष्पासन ही खाया जाता है। यानी सेब और नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? मांसल पुष्पासन खाया जाता है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित स्तंभ है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आलू रूपांतरित स्तंभ का उदाहरण है। दोस्तों बायोलॉजी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ
शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों एक बात फिर मैं कह देना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो मिलती हैं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। और वीडियो कितने बजे आती है? रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।